कल हमने पादप ऊतक तंत्र पढ़ा था और उसमें 3 अलग अलग हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, अधिचर्म ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। अधिचर्म में हमने एपिडर्मिस के साथ साथ उस पर मिलने वाले रोम और रंध्रों के बारे में जाना था, रंध्र यानी कि स्टोमेटा। भरण ऊतक तंत्र ग्राउंड मेरिस्टेम देखें तो उसमें हमने कई लेयर्स पढ़ी थी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिरंभ यानी कि पेरिसाइकल, मज्जा और मज्जा रश्मियाँ। और इसके बाद तीसरा हमने समूह पढ़ा था संवहन ऊतक तंत्र का, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे, मैंने शायद वहाँ ये भी स्पष्ट किया था कि एक संवहन ऊतक और संवहन पूल में क्या अंतर है। तो हमने संवहन पूल के प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार थे, अरीय, संयुक्त और सकेंद्री। अरीय संवहन पूल बिल्कुल क्लियरली जड़ों में मिलते हैं, संयुक्त संवहन पूल तने में और पत्तियों में पाए जाते हैं, जड़ों में नहीं पाए जाते। याद रखना, संयुक्त संवहन पूल जड़ों में एब्सेंट होते हैं। और बात करें सकेंद्री यानी कॉन्सेंट्रिक की, तो वो टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं या यदा कदा कुछ अन्य एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलते हैं। आज हम अब तीसरे टॉपिक पर आ गए और वो हमारा कहना चाहिए टॉपिक वो है जो पिछली 3 कक्षाओं में जो हमने पढ़ा, वो यदि हमने ढंग से पढ़ा तो आज हमें वो समझ में आने वाला है। हम पढ़ने जा रहे हैं शारीरिकी, एनाटॉमी, और वो पादप शरीर की जो 3 मुख्य रचनाएं हैं। पादप शरीर में 3 मुख्य रचनाएं, एक जड़ यानी कि आज हम पढ़ रहे हैं शारीरिकी, बोलिए नहीं, शारीरिकी, एनाटॉमी। हम शारीरिकी, जड़, नंबर 2 तना और नंबर 3 पत्ती में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 साधारण नाम हैं। कभी आपने गौर नहीं किया, जड़ को हम बायोलॉजी की भाषा में मूल, तने को नो, स्तंभ और पत्ती को पर्ण कहते हैं। हम इनकी आंतरिक संरचना पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने बिंदु तो 3 लिखे, लेकिन हमें संरचना पढ़नी है कुल 6। वो कैसे? चाहे जड़ हो, तना हो या पत्ती, हम तीनों में ही पहले अध्ययन करेंगे द्विबीजपत्री पौधे में और फिर उनका अध्ययन करेंगे एक बीजपत्री पौधे में। एक मिनट, प्ररोह भूमि के वायुव्य भाग, पौधे का वायुव्य भाग को हम प्ररोह कहते हैं। सब आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ये खूब सुने हुए से शब्द हैं और सही मायने में देखा जाए तो एंजियोस्पर्मी पौधे जो होते हैं, एंजियोस्पर्मी पौधे जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्मी पौधे, जानते हैं कौन से होते हैं? नहीं जानते? देखिए, एंजियोस्पर्मी पौधे वो पौधे हैं जिनमें पुष्प लगता है, फल बनता है और बीज फल भित्ति से ढका हुआ होता है। यानी कि वो सभी पौधे जिनमें बीज फल भित्ति के अंदर सुरक्षित है और हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, वो सभी पौधे आवृत्त बीजी या अंग्रेजी में कहें तो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। हमारे आसपास हम जितने भी पौधे हमारे दैनिक जीवन में आसपास हमारे घरों में उगे हुए देखते हैं, सभी कौन से हैं? एंजियोस्पर्मी पौधे हैं। और वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। वो किस आधार पर दिए हैं? उनके पौधों के अंदर जो बीज बनते हैं, उन बीज में किसकी संख्या देखी जाती है? बीज पत्रों की। देखिए, बीज के अंदर बीज पत्रों की संख्या के आधार पर हम ये 2 कैटेगरीज बनाते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। मैं आगे बीज के बारे में आगे बताऊंगा मार्फोलॉजी में। अभी इतना सा सुन लें, समझ लें कि वो पौधे जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, द्विबीजपत्री। जिनके बीज में एक बीज पत्र होता है, एक बीजपत्री। ठीक है, अब हमें चूंकि इन 3 भागों की आंतरिक संरचना पढ़नी है, तो जड़ की यदि हम संरचना पढ़ेंगे तो हमें 2 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, द्विबीजपत्री और। तो अब हमारे पास कुल 6 बिंदु हो गए। क्या? द्विबीजपत्री जड़ की संरचना, एक बीजपत्री जड़ की संरचना।
द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री पर्ण, एक बीजपत्री पर्ण, ठीक है। तब जाकर हम शारीरिकी कंप्लीट कर पाएंगे। और जब हम एनाटॉमी पूरी कर लेंगे तब हमारा टॉपिक होगा द्वितीयक वृद्धि का। तो शुरुआत करते हैं द्विबीजपत्री मूल। हमारा पहला टॉपिक द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना यानी कि शारीरिकी। जब कभी हमें चाहे जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होता है तो उसकी अनुप्रस्थ काट का हम अध्ययन करते हैं। यहां पर एक शब्द आया, क्या? अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट को हम शॉर्ट में टीएस कहते हैं। टीएस का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए कैसे दो शब्द होते हैं, एक टीएस और इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द एलएस। भाई आप पीछे से बात ध्यान नहीं है आपका, वो दोनों बच्चों को कह रहा हूं, हैं? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। देखिए ये कल्पना कीजिए तना है, ठीक है। हम इस तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना चाहें तो बाहर से तो अध्ययन हो नहीं पाएगा ना, तो हमें इसके सेक्शंस काटने पड़ेंगे। और सेक्शंस दो तरीके से कट सकते हैं, या तो इस तरीके से सेक्शंस काटे जाएं, ठीक है, और ये सेक्शंस होंगे अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, टीएस बोलेंगे इसे, या सेक्शंस काटे जाएं कैसे? खड़े, तो इसे कहेंगे अनुदैर्ध्य। जब कभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो टीएस का अध्ययन करते हैं, तो जब हम इसके ऐसे सेक्शंस काटेंगे तो वो टीएस कहलाएगा। और ऐसे में सेक्शंस हमारे पास कैसे आएंगे? गोल। और यदि हम यों काटेंगे तो सेक्शंस आएंगे खड़े। तो अध्ययन करने के लिए गोल सेक्शंस काटे जाते हैं, जिसको हम सामान्य रूप में टीएस या अनुप्रस्थ काट कहते हैं। जड़ की, द्विबीजपत्री जड़ की यदि हमें टीएस का अध्ययन करना है तो सबसे कहना चाहिए जो उपयुक्त जड़ है वो है चने की मूल। चना यानी कि ग्रेन, चने की मूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये टिपिकल रूट है, इसमें वो सभी रचनाएं मिलती हैं जो एक द्विबीजपत्री मूल में होनी चाहिए। अब कौन कौन सी रचना नंबर से हम पढ़ेंगे, लिखते जाइए। एपीब्लेमा, एपीब्लेमा को हम हिंदी में भी लिखें मूलीय त्वचा। एपीब्लेमा मूलीय त्वचा। नंबर 2 कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वल्कुट। ये बाहर से भीतर के क्रम में, मैं परतों के पहले एक एक बार नाम लिख रहा हूं और उसके बाद फिर हम एक एक को बारी बारी से लेंगे। नंबर 3 अंतःचर्म, अंतःचर्म एंडोडर्मिस, अंतःचर्म एंडोडर्मिस। नंबर 4 परिरंभ, परिरंभ पेरिसाइकल, परिरंभ पेरिसाइकल। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम और सबसे अंत में मज्जा। ये क्रम मैंने लिख दिया बाहर से भीतर के क्रम में पाई जाने वाली रचनाओं का। आप देखिए सामने स्लाइड लगी हुई है द्विबीजपत्री मूल की, और ध्यान दीजिएगा इस पर एक एक बात पर, हम एक एक बिंदु को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले द्विबीजपत्री मूल में ये सबसे बाहरी परत दिख रही है आपको, हम इसे कहेंगे एपिडर्मिस, नहीं कहेंगे इसे। ध्यान देना आप इस बिंदु पर, बिंदु ये निकल के आ रहा है जितनी भी जड़ें होती हैं उनकी सबसे बाहरी परत को हम बहिचर्म या एपिडर्मिस ने कहकर एपीब्लेमा कहते हैं। बिंदु क्लियर हो गया? तो नाम हमने एपिडर्मिस की जगह एपीब्लेमा कह दिया। हिंदी में कहें तो मूलीय त्वचा, और इस मूलीय त्वचा की कोशिकाएं वही एपिडर्मिस की भांति होती हैं, लेकिन नाम हम उसे
क्या दे देते हैं, एपिब्लेमा। एक परतीय मोटी कोशिका है। दूसरे बिंदु पर आइए, जहां तने में हमने इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल बताया था कल, लेकिन जड़ों में ये क्यूटिकल नहीं होती। तो हाँ, जड़ों में नहीं होती है, तने में या पत्ती में होती है। तो हमारा दूसरा बिंदु ये निकल के आ रहा है कि इस एपिडर्मिस, जिसको हम एपिब्लेमा कह रहे हैं, इसके ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। तीसरा बिंदु देखिए, क्यूटिकल का अभाव है। तीसरा बिंदु, कुछ गिनी चुनी कोशिकाओं से एक अतिवृद्धि के रूप में एक रोम सदृश रचना बाहर की तरफ निकली हुई है। नाम है उसका मूल रोम, रूट हेयर। कार्य आप सभी जान रहे हैं, क्या, जल खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, तो मूल रोम पाए जाते हैं। अंतर कर देता हूं यहीं पर, और वो ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं द्विबीजपत्री मूल। द्विबीजपत्री मूल की एपिब्लेमा पर जो मूल रोम है वो संख्या में कम होते हैं, और जब मैं एक बीजपत्री मूल पर आऊंगा तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो क्या अंतर निकल के आया कि यहाँ मूल रोम संख्या में कम है द्विबीजपत्री मूल में, जबकि एक बीजपत्री मूल में इनकी संख्या असंख्य होती है, बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, देखिए एक बिंदु पहले और क्लियर कर लें, शायद वो आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो। यहां पर मैं दो शब्द लिख रहा हूं, नाम आपने खूब सुन रखा है। एक है मूसला मूल, नाम सुना हुआ है, हम कहें टैप रूट कहते हैं इसे। मूसला मूल को क्या कहते हैं, टैप रूट। और दूसरी होती है रेशेदार मूल। हाँ, जिसे आप झकड़ा मूल कह रहे हैं वो रेशेदार मूल है, फाइब्रस मूल। ठीक है, ये दो नाम मैंने इसलिए लिखे, नोट करना बिंदु को। ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में होती हैं और ये एक बीजपत्री में होती है। चित्र के आधार पर अंतर को समझिए। मूसला मूल की यदि हम संरचना देखें तो वो कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक मूल बनाई, प्राथमिक मूल, इसी से फिर दूसरी मूल निकली, फिर वहीं से और तीसरी इस तरीके से, यानी कि मूल से मूल इस तरीके से निकलकर शाखाओं में बदल जाती है। हम कह सकते हैं मूसला मूल में प्राथमिक मूल, फिर द्वितीयक मूल, फिर तृतीयक मूल, ऐसे कई शाखाओं में शाखाएं बनती चली जाती हैं। कौन सी बात कर रहा हूं मैं, और ये कौन से पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में ऐसा नहीं होता। एक बीजपत्री पौधों में जो भी जड़ें निकलती हैं एक ही स्थान से निकलती हैं और लंबे लंबे धागे सदृश रेशों के रूप में निकलती हैं, गुच्छा सा बनाती हैं। ऐसी गुच्छेदार जड़ों को रेशेदार या झकड़ा मूल कहते हैं, और ये एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, तो अभी हम एक बीजपत्री पे तो आएंगे, तो मैंने बाहरी भाग का एक थोड़ा सा चित्रित किया है। क्लियर हो गया, तीन बिंदु निकल के आए, वहां आपको नजर आ रही है। उस चित्र में आप जो एपिडर्मिस वर्ड देख रहे हैं उसे एपिब्लेमा माने। इसके बाद एपिडर्मिस के नीचे आनी चाहिए हाइपोडर्मिस। क्या यहाँ दिख रही है, इससे साफ पता लग रहा है जड़ों में हाइपोडर्मिस नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इस जगह से आइए, फिर तो कौन सा भाग आएगा एपिब्लेमा के बाद, कॉर्टेक्स। तो आप देखिए ये पूरा भाग यहाँ से और अंदर तक का कॉर्टेक्स नजर आ रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है क्या, इसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे। ये देखिए इस जगह तक ये पूरा कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, यहाँ तक देख लीजिए आप, पूरा ये पूरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं की विशेषता पर आए। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं मृदुतकी हैं, यानी कि पतली कोशिका भित्ति वाली हैं, गोल या अंडाकार हैं, और उनके बीच में जगह जगह पर अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद है। इनकी कोशिकाओं पर, कोशिका भित्ति पर सेलुलोज का और पैक्टिन का जमाव है। ठीक है, भोजन को संचित करने का कार्य करती है, लेकिन इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। आप देखिए भूरे रंग की यहाँ पर नजर आ रही हैं वो, इसीलिए। ठीक है क्या, तो ये कॉर्टेक्स हो गया।
कॉर्टेक्स भाग, जहाँ तक परतों का सवाल है, ये कॉर्टेक्स में लगभग 6 से लेके 10, 12, 15 परतों का ये कॉर्टेक्स बना हो सकता है। इस तरीके से आप कोशिकाएं बनाएंगे। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जब कभी भी आप बनाएं तो ये जरूर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि वो कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को टच करती हुई हों, ठीक है, बिल्कुल गैप ना हो। इस तरीके से कहीं पर छोटे आकार की और कहीं बड़ी आकार की, ऐसे स्पेस छोड़ दीजिए। बन गया कॉर्टेक्स। कई परतों का कॉर्टेक्स बनने के बाद हम यूं कहें कि कॉर्टेक्स की सबसे अंतिम परत क्या कहलाएगी? कॉर्टेक्स की सबसे अंतिम परत एंडोडर्मिस या अंतःचर्म होगी। तो यहाँ पर ये हम कल्पना एंडोडर्मिस की कर लें। इसी कॉर्टेक्स के बाद ये देखिए, ये एंडोडर्मिस मैंने ऐसी आकार में गोल बना दिए, एंडोडर्मिस। आप कहेंगे सर ये गोल क्यों बनी जबकि इनको गोलाई में बनाया ही नहीं है? तो देखिए, असल में हमने ये जो चित्र लिया है, ये चित्र एक हिस्से का लिया है। यदि हम एक द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट का एक पूरा होल डायग्राम देखें तो वो हमें कैसा नजर आएगा? गोल। तो ये बाहर की एपिब्लेमा हो जाएगी, ये मान लीजिए अंदर की क्या हो गई? एंडोडर्मिस। और ये पिथ मान लें क्या? तो हम पूरे चित्र को एक साथ ड्रा नहीं कर सकते। अतः जब कभी भी हमें चित्र की संरचना का अध्ययन करना होता है तो हम उसके एक इतने से हिस्से को आवर्धित रूप में यहाँ पर चित्रित करते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा पार्ट हमने उसको थोड़ा एनलार्ज कर लिया है। दिख रहा है क्या? तो ये वाला हिस्सा है, तो ये वाली हम चीज एपिब्लेमा कह रहे हैं, इस हिस्से को कॉर्टेक्स कह रहे हैं। और यहाँ पर अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? एंडोडर्मिस पर, ठीक है। एंडोडर्मिस भी एक परत मोटी ही होती है, डंबल या ढोलक जैसी आकार की रचनाएं होती हैं। आप देखिए इस तरीके से, थोड़ी बीच में से चौड़ी और किनारों से अरिये भित्तियां, इनकी जो अरिये भित्तियां वो एक दूसरे से सटी रहती हैं। कहना चाहिए अंतर कोशिकीय स्थल नहीं पाया जाता। लेकिन एक विशेष बात जो मैं कल भी बता दिया था, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर सुबेरीन और लिग्निन का इतना अधिक जमाव होता है कि वहां कैस्पेरियन पट्टिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। कैस्पेरियन पट्टिकाएं बनने से एक तरीके से कभी कभी वो स्टार्च सीथ मंडाच्छद का रूप ले लेती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे मैंने यहाँ एक कोशिका बनाया, यहाँ पर मैंने एक पट्टी बना दी, ठीक है, इस जगह भी ये पट्टी बन गई है जिस पर जमाव है, लेकिन ये जगह हमने खाली छोड़ दी है। तो जो जगह खाली छूटी हुई है ये वो कोशिका जहाँ पर पट्टिका नहीं बनती, और हम इसे कहते हैं मार्ग कोशिका। मार्ग कोशिका ये पैसेज सेल, लेकिन ये होती कहाँ है? ये प्रोटोजाइलम के ठीक सामने। इधर आ जाइए, अब आप, इतना स्पष्ट दिखेगा नहीं, ये जो सर्किल दिख रहा है ना आपको, इस पिंक कलर की जो रचना दिख रही है उसके ठीक बाहर वाली दिख रही है गोल सी परत, ठीक है। ये एंडोडर्मिस है, ये नीचे ये पेरिसाइकल है, ये वाली पेरिसाइकल। एक्चुअल में आप यूं मान के चलिए कि ये जो पिंक कलर की गोलाकार रचना है इसे हम पेरिसाइकल मान रहे हैं, और इसके बाहर वाली एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो इस चित्र में आपको नजर नहीं आ रही है, वहां पर आपको मार्ग कोशिकाएं नजर आएंगी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, चूंकि मैंने कहा उनकी स्थिति प्रोटोजाइलम के ठीक सामने है, और इस पूरे चित्र में प्रोटोजाइलम 1, 2, 3 और 4 जगह पर है, तो मार्ग कोशिकाएं भी कितनी होंगी? केवल 4 होंगी। बाकी सारा स्थान कैस्पेरियन पट्टिकाएं घेर लेंगी। और इसी एंडोडर्मिस के नीचे एक और परत होगी, और वो परत भी मृदुतकी कोशिकाओं से इस तरीके से मिलकर बनी हुई है, कहीं पर भी बीच में स्थान नहीं है। इस परत को हम कहेंगे क्या? परिरंभ। मैंने स्पष्ट किया था, परिरंभ वो परत है जो रंभ के बाहर है। या मैंने यूं भी कहा था कि एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी ऊतक है उसको हम रंभ या स्टील कहते हैं, और उस स्टील की सबसे बाहरी परत को परिरंभ कहा जाता है। तो ये परिरंभ मौजूद है। कौन से ऊतक का बना हुआ? परिरंभ किस ऊतक का बना है? मृदुतक।
द्विबीजपत्री मूल में परिरंभ किसका बना है? मृदुतक का। इसके बाद फिर क्या है? जाइलम और फ्लोएम। कल बताया था मैंने, जड़ों में जो संवहन पूल हैं, जड़ों के संवहन पूल, बोलिए कैसे प्रकार के होते हैं? अरीय प्रकार के होते हैं। पहली चीज तो अरीय का मतलब रेडियल, यानी कि इन संवहन पूलों में जाइलम अलग और फ्लोएम अलग त्रिज्या पर होते हैं। ठीक है, अलग अलग त्रिज्याओं पर। आपको शायद इस डायग्राम में इतना स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो, तो यहीं पर इसी द्विबीजपत्री मूल की यदि हम एंडोडर्मिस के अंदर वाले भाग को थोड़ा सा और यहाँ एक चित्र के रूप में देखें तो आपको बहुत स्पष्ट सा नजर आएगा। ये देखिए, हमने ऐसा एक सर्कल एंडोडर्मिस का ड्रा कर लिया। ये एंडोडर्मिस हम कल्पना कर रहे हैं, हम इस एंडोडर्मिस की अंदर ये कोशिकाएं इस तरीके से बना सकते हैं। बीच में मैंने ये डॉट डॉट लाइन जो बनाई है, ये पट्टी का ये एंडोडर्मिस वाला भाग। इसके बाहर कौन सा भाग होगा? कॉर्टेक्स। अब देखिए, यहां पर होगा मज्जा, मैंने एक जाइलम पूल की एक लाइन बना दी है, और ये जाइलम पूल जो हैं ये टोटल द्विबीजपत्री मूल में 4 स्थानों पर ऐसे लाइन से अरेंज्ड होंगे। ये एंडोडर्मिस के अंदर वाला भाग, इसमें 4 अलग अलग स्थानों पर जाइलम के आपको समूह या पैचेज नजर आएंगे, और 4 स्थानों पर ही फ्लोएम ऊतक के समूह नजर आएंगे। बीच वाला यहाँ सेंटर में एक बहुत छोटा सा स्थान मज्जा होगा। मज्जा को हम पृथ्वी कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए, एक चीज गौर करें, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ मज्जा, ये स्थान क्या बताएगा? तो ये स्थान खाली नहीं रहता। इस स्थान में भी मृदुतकी कोशिकाएं ऐसे आपस में बहुत ही हल्की पतली पतली भित्ति वाली इस तरीके से अरेंज रहती हैं, और पूरा स्थान ऐसे मृदुतकी कोशिकाओं से ऐसे भरा रहता है। बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूँ, फ्लोएम और जाइलम के बीच मिलने वाले इस मृदुतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। कंजक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। हमने एक बात और यहां देखनी है, देखो गौर से, और शायद आपको कल वाला बिंदु याद आ रहा हो। यहां पर ये मज्जा बिल्कुल सेंटर में, यहां पर जो मैंने जाइलम का एक पैच बनाया और एक इसके आगे बनाया, और फिर धीरे धीरे हम परिधि की तरफ जा रहे हैं, तो जाइलम का आकार छोटा या बड़ा? जाइलम का आकार छोटा होता जा रहा है। मैंने बताया था कि वो जाइलम जो पहले बनता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम, ठीक है, या जो आकार, जिसकी वाहिकाएं आकार में छोटी होती हैं, और जो जाइलम फिर बाद में बनता है वो मेटाजाइलम। तो देखिए, यहां पर हम इसे क्या नाम देंगे? प्रोटोजाइलम,
ये प्रोटोजाइलम है, किधर की तरफ हुआ ये, परिधि की ओर, ये परिधि की ओर हुआ। और बड़े साइज के जिनकी वाहिकाएं बड़ी हैं इन्हें हम कहेंगे मेटाजाइलम। ये होंगे पिथिया कहाँ, केंद्र की ओर। और बताइए जब ऐसी स्थिति होती है तो हम ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, एग्जार्क। तो एक बिंदु जो पहले भी मैंने क्लियर किया था, जड़ों में जाइलम कैसे होते हैं, एग्जार्क होते हैं। हिंदी का शब्द बही आदि दारू। देखिए इस चित्र में, यहाँ पर ये मज्जा बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही है आपको, यहाँ पर ये बड़े आकार के जाइलम यहाँ बहुत स्पष्ट सा है, फिर धीरे धीरे परिधि पर छोटे होते चले गए, हो गए। तो ये एग्जार्क कंडीशन है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, एक बिंदु और लिख लेना, द्विबीजपत्री मूल। द्विबीजपत्री मूल की जो मज्जा होती है वो मृदुतक की तो बनी होती है, लेकिन आकार में बहुत ही छोटी होती है, यानी कि यूँ कहिए कि बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाती है, बहुत छोटे से आकार की है। आप इसके आगे वाला चित्र भी देख सकते हैं, ये चित्र भी आपको द्विबीजपत्री मूल का ही नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें उस वाले चित्र से इसमें थोड़ी सी भिन्नता नजर आएगी, और वो ये कि यहाँ पर आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। और दो जाइलम पूलों के बीच का देखो एक हिस्सा दिख रहा है क्या, ये कौन सा है, फ्लोएम। यानी कि दो जाइलमों के बीच में कुल 1 2 3 4 समूह जाइलम के और 4 ही किसके, फ्लोएम के। क्योंकि द्विबीजपत्री इस मूल में कुल 4 जाइलम और 4 फ्लोएम हैं, अतः ऐसे संवहन पूल का एक नाम भी आप लिख सकते हैं, इसे हम कहेंगे चतुरादिक संवहन पूल, चतुरादि संवहन पूल। और इसका एक और भी नाम है टेट्राड। जब 4 संवहन पूल एक साथ ऐसे एकांत क्रम में होते हैं तो उसे हम चतुरादि संवहन पूल कहते हैं, टेट्रार्क कंडीशन कहलाती है, टेट्रार्क, TETRAARC, टेट्रार्क, ठीक है। 4 से कम संवहन पूल नहीं देखे जाते, मिनिमम 4 तो होते ही हैं। एक द्विबीजपत्री मूल में अधिकतम 6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 4 मैंने इस चित्र में बनाए, 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं। लेकिन जब मैं एक बीजपत्री मूल पर आऊंगा तो इनकी संख्या 6 से ज्यादा होगी। अंतर स्पष्ट हो गया, जहां द्विबीजपत्री मूल में इनकी संख्या 4 या से 6 के बीच में है, एक बीजपत्री में इनकी संख्या 6 से अधिक होगी, और उस स्थिति में हम इसे नाम देंगे बहुआदि दारू। ये तो हो गया चतुरादि, मतलब 4 हैं, और वो बहुआदि दारू पॉलीआर्क कहलाएगी। ये टेट्रार्क और वो पॉलीआर्क। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। एक और बिंदु नोट कर सकते हो, जब हमने परिरंभ पढ़ा यहाँ पर, तो परिरंभ का हमने कोई कार्य नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन कार्य मैंने कल बताया था परिरंभ का, याद कीजिए, हमने परिरंभ का एक कार्य बताया था। जड़ से निकलने वाली पार्श्वीय मूल, लेटरल रूट की उत्पत्ति किससे होती है? परिरंभ से होती है, ठीक है। और हम इस उत्पत्ति को अंतर्जात कहते हैं, एंडोजीनस कहते हैं। तो परिरंभ से होती है। यहाँ आपको ये देखिए, इस चित्र में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। मूल रोम, एक बिंदु भूल गए, मूल रोम एक कोशिकीय हैं, कल बताया था। एपिडर्मिस क्लियर नजर आ रही है, जिसका नाम यहाँ एपिब्लेमा भी बिल्कुल क्लियर है। ये पूरा भाग क्या? कॉर्टेक्स का पर्याप्त अंतरकोशिकीय स्थल। ये एंडोडर्मिस देखिए नजर आ रही है आपको, डंबल आकृति की। इसके ठीक नीचे एक क्रीम कलर की सी परत है, परिरंभ नजर आ रहा है। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, एक्सार कंडीशन हो गई, यहाँ फ्लोएम हो गए, और ये बीच का भाग मज्जा। मज्जा है बीच का भाग, जो मृदुतकी कोशिकाओं का बना हुआ है।
ये तो काफी स्पष्ट दिख रही है मज्जा, बाकी द्विबीजपत्री तने में मज्जा लगभग नगण्य मात्र होती है, बहुत कम स्थान घेरती है। एक बीजपत्री पौधे में वे बहुत अधिक विकसित होती है। ये सब कुछ किसके बारे में? द्विबीजपत्री मूल के बारे में। प्रश्न आया द्विबीजपत्री मूल के संवहन पुल कैसे होते हैं? सीधा सीधा सा उत्तर बोलो, एक्सार्क होते हैं। सबसे पहले तो अरिये होते हैं, अरिये प्रकार के। नंबर 2 एक्सार्क होते हैं और नंबर 3 टेट्रार्क होते हैं। बिल्कुल सही कहा, अरिये, एक्सार्क और टेट्रार्क। ठीक है, हिंदी में ही शब्द है अरिये तो, और एक्सार्क को हम कहेंगे बहियादी दारू और वो होगा चतुरादि। ठीक है, क्लियर। ये संरचना थी द्विबीजपत्री मूल की। अब हम आते हैं एक बीजपत्री मूल की संरचना पर। एक बीजपत्री मूल यानी कि मोनोकॉट। कुछ हम यहाँ पर रचना पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो की वो रचना निकल के आएगी, लेकिन कुछ अंतर निकल कर आएंगे और आप उन अंतरों को थोड़ा सा गौर से देखें। एक बार मैं चित्र को थोड़ा सा आप ड्रा करना चाहें बेशक कर लीजिए, वैसे स्लाइड पर वो चित्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। ये मैंने गोल गोल रचनाएं, जबकि हमने इससे पहले जो जाइलम बनाए थे वो थोड़े बहुभुजाकार आकृति में बनाए थे, इन्हें मैंने यहाँ गोल बना दिया है। तो हम जाइलम को देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, हम जाइलम को ऐसे राउंड शेप में बना सकते हैं, लेकिन डबल आउटलाइनिंग करनी पड़ती है ताकि वो कोशिका भित्ति के स्थूलन को चित्रित कर सके। और इन्हीं के बीच में क्योंकि यहाँ जड़ के संवहन पुल अरिये होते हैं, अतः इनके बीच बीच में ये बोलिए किसके समूह? फ्लोएम के। ये मज्जा, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम। मुख्य अंतर देखेंगे। बना रहे हैं क्या आप ये डायग्राम? बना लिया? बना लिया। चलो देखिए वापस से वही क्रम से फिर हम एक के बाद एक लेयर्स देखते हैं। एक बीजपत्री मूल में भी वही लेयर्स होंगी जो मैंने वहाँ बोर्ड पे लिख रखी है। हम शुरुआत करते हैं एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा से। आप देखिए ये सबसे बाहरी परत, एक ही परत मोटी एपिब्लेमा, बार बार मैं कह रहा हूँ इसे हम एपिब्लेमा कहेंगे, मूलीय त्वचा कहेंगे। इस पर भी क्यूटिकल का अभाव होगा। लेकिन अंतर पर आइए, जहाँ द्विबीजपत्री मूल में मैंने मूल रोम बहुत कम संख्या में बताए थे, यहाँ पर मूल रोम काफ़ी अधिक होते हैं। तो आ गया एक अंतर, यानी कि मूलीय त्वचा एक परत मोटी तो है, लेकिन उस पर मूल रोमों की संख्या क्या है? अधिक।
अधिक वो इसलिए है क्योंकि एक बीजपत्री मूल में रेशेदार फाइब्रस तंतुमय जड़ें हैं, तो पूरी की पूरी संपूर्ण सतह पर मूल रोम ही मूल रोम पाए जाते हैं। लेकिन द्विबीजपत्री मूल में मूल रोम कम क्यों है? क्योंकि वो केवल कौन से क्षेत्र में, परिपक्वन क्षेत्र में ही मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए वहां उनकी संख्या कम है। दूसरे बिंदु पर आए, एक परत मोटी एपिब्लेमा के ठीक नीचे कॉर्टेक्स वाला भाग है। आप देखिए कॉर्टेक्स की सभी कोशिकाएं वही गोलाकार अंडाकार, बीच बीच में अंतरकोशिकीय स्थान है, भोजन को संचित करने वाली है, लेकिन हरित लवक नहीं है, वही बिंदु है एज इट इज, कोई उसमें विशेष अंतर नहीं है। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पर्याप्त अंतर कोशिकीय स्थान मिलता है। इवन की पादपों की जो कहना चाहिए जड़ें होंगी, जलोद्भिद पादपों की जड़ें, उनके कॉर्टेक्स में तो पर्याप्त बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थल होंगे जिनमें वायु भरी होगी। हम बात करें तीसरी एंडोडर्मिस की, वही एंडोडर्मिस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंडोडर्मिस की एक पूरी इकहरी परत है, डंबल जैसी आकृति की कोशिकाएं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं जहाँ मौजूद नहीं है उन्हें हम मार्ग कोशिकाएं कहेंगे, क्योंकि वो जल को उस मूल रोम से कॉर्टेक्स से होते हुए आगे प्रोटोजाइलम तक पहुंचाएंगी। इसी एंडोडर्मिस के ठीक नीचे एक और परत है जो यहाँ बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, और एज सच यहाँ पर ये दे रखा है वो पेरिसाइकल है, मैंने यहाँ पर भी उसको बनाया नहीं है, इस जगह पर होगा वो, इसके ठीक नीचे एक पेरिसाइकल की परत और पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करूँ, एक बीजपत्री मूल में पेरिसाइकल इतनी स्पष्ट भी नहीं होती है, वजह क्योंकि वहाँ द्वितीय पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति का जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि एक बीजपत्री मूल की जड़ें क्या शाखित होती हैं? नहीं, गुच्छे के रूप में होती हैं, समूह के रूप में एक ही जगह से निकलती हैं, तो वहाँ शाखन नहीं है, ऐसे में उनकी उत्पत्ति का कोई ऐसा बिंदु नहीं बनता। आ जाइए परिरंभ के बाद जाइलम और फ्लोएम पर, यहाँ फिर अंतर एक निकल के आ रहा है। वहाँ जाइलम फ्लोएम के पूल कुल कितने थे? 4। यहाँ पर इनकी यदि हम संख्या गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 से अधिक हम लिख सकते हैं। अब 6 से अधिक में 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, यदा कदा 12 भी हो सकते हैं। जहाँ तक मैंने इस जड़ की बात करें तो एक टिपिकल एक बीजपत्री मूल मक्का के पौधे की हम देख सकते हैं, और ये मक्का के पौधे की जड़ की ही संरचना है, जिसमें संवहन पुलों की संख्या 8 मिनिमम देखी जाती है। मैंने तो यहाँ चित्र में 7 ही बनाए, लेकिन वही पोजीशन है बड़े जाइलम मज्जा की तरफ, छोटे जाइलम एंडोडर्मिस यानी कि परिधि की तरफ, तो एक्सार कंडीशन हो गई। अरीय संवहन पुल है, जाइलम पुलों के बीच में फ्लोएम के ऊतक पाए जाते हैं। मज्जा यहाँ पर अपेक्षाकृत बड़ी है, आप देखिए कितना स्थान घेर रखा है मज्जा ने, तो एक बीजपत्री मूल की जड़ों की मज्जा बहुत अधिक विकसित होती है, ठीक है। ये एक बीजपत्री मूल कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए अंतर पर, मुख्य रूप से 4 अंतर निकल के आ रहे हैं एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में, बता सकेंगे? पहला अंतर लिख लेना, आपको यदि याद नहीं रहे तो हम 2 कॉलम बना लें, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मूल के। द्विबीजपत्री मूल और दूसरा कॉलम बनाएंगे एक बीजपत्री मूल का। पहला अंतर बोलिए, मूल रोम संख्या में कम। कहाँ पर मिलेंगे ये? एपिब्लेमा पर, तो लिख लेना एपिब्लेमा पर मूल रोम संख्या में कम, और यहाँ क्या हो जाएगा? संख्या अधिक, संख्या में ये अधिक होते हैं, ठीक है। ये संख्या में कम, ये संख्या में अधिक। नंबर 2 बोलिए, संवहन पूल टेट्रार्क
यानी कि 4 से ज़्यादा 6, ठीक है। यहाँ के संवहन पुल या जाइलम कर सकते हो इसको, संवहन पुल में जाइलम जो है वो टेट्रार्क है, और यहाँ जो जाइलम है वो पॉलीआर्क। पॉलीआर्क का मतलब है बहु आदि दारू, बहुत सारे हैं, बहु आदि दारू। तीसरा बिंदु मज्जा अल्प विकसित, मज्जा अल्प विकसित बहुत छोटी है, या कह सकते हैं आप आकार में कैसी छोटी, और यहाँ पर मज्जा बड़ी व पूर्ण विकसित, बड़ी व पूर्ण विकसित। और एक अंतर परिरंभ क्या, हाँ इसमें इतना स्पष्ट नहीं होता। एक अंतर और आप बना सकते हैं, वो ये गौर कीजिएगा, द्विबीजपत्री मूल का जो कॉर्टेक्स होता है नो वो आकार में छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी लेयर्स, आकार से मतलब है लेयर्स से, ठीक है, यानी कि द्विबीजपत्री मूल का कॉर्टेक्स में परतों की संख्या कम होगी, एक बीजपत्री मूल में कॉर्टेक्स में परतें ज्यादा होंगी। परतें समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए वहां 8 से 10 परत है तो यहाँ पर 15 से 18 तक हो सकती हैं, तो परतें ज्यादा होंगी। ये 4 अंतर बहुत स्पष्ट हैं, बाकी तो एंडोडर्मिस में कोई विशेष अंतर नहीं है, और भी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, सिंघाड़ा एक जलोद्भिद पौधा है और जल में उगता है, तो उसकी जड़ों को प्रकाश मिलता रहता है, जल से वो अंदर चले जाती है प्रकाश की किरणें, ऐसे में वो हरित लवक बना लेती है। किस भाग में रहेंगी? कॉर्टेक्स वाले भाग में। कॉर्टेक्स वाला भाग मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है और हरित लवक मृदुतकी कोशिकाओं में ज्यादा होता है। दृढ़ुतक में तो हम हरित लवक की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कोशिकाएं मृत होती हैं, डेड होती हैं। जाइलम फ्लोएम में हम कहाँ कल्पना करेंगे, क्योंकि जाइलम में मैंने उस दिन नहीं बताया था, 3 जाइलम में जो 4 कोशिकाएं उसमें 3 तो डेड हैं, 1 जीवित हैं, तो वहां हरित लवक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हरित लवक जहां हम बात आती है हरित लवक की, तो हम मृदुतकी कोशिकाओं में ही सोचकर चलें, ठीक है। वैसे स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं में भी हरित लवक होता है, लेकिन मृदुतक में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। और स्पष्ट कर दूं, सबसे ज्यादा हरित लवक पत्तियों में मिलता है। तो पत्तियों की जो मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं, हम उनका एक विशेष नाम भी देते हैं, और आप सभी जानते हैं पर्ण मध्योतक, मेसोफिल। मेसोफिल ऊतक नहीं होता पत्तियों में, तो मेसोफिल ऊतक मृदुतकी तो है और उसमें प्रचुर हरित लवक पाया जाता है। ये हमारा पहला बिंदु, यानी कि शारीरिकी में 3 बिंदु पढ़ेंगे तो पहला बिंदु कंप्लीट हुआ, और उसका नाम था द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना। इसमें कहीं डाउट्स हो तो आप पूछ लें। इसी का एक और चित्र है, आप देखें तो नहीं, ये देखिए, ये भी एक बीजपत्री मूल ही है, ठीक है। इसमें एक नाम थोड़ा गलत दिया हुआ है, वो एपिब्लेमा की जगह एपिडर्मिस दे रखा है। बाकी कॉर्टेक्स आप देख लीजिए, पेरिसाइकल है एंडोडर्मिस में, और जाइलम फ्लोएम के समूह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हैं, और इससे फिर आगे प्रोटोजाइलम्स बन गए। बीच बीच में यहाँ पर फ्लोएम के पैचेजेस नजर आएंगे, जैसे ये फ्लोएम, ये रहा, ये फ्लोएम दिख रहा है आपको ये, और बीच में ये पूरा हिस्सा मज्जा का, मज्जा मृदुतक का बना हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रूट के बारे में। अब हम आते हैं तने की शारीरिकी, तने की आंतरिक संरचना। मैंने क्लियर कर दूं, यदि हम द्विबीजपत्री मूल पढ़ रहे हैं तो हम एक किसका अध्ययन करते हैं? चने की जड़ का, क्योंकि एक टिपिकल रूट है। टिपिकल का मतलब प्रारूपिक मूल है। प्रारूपिक वर्ड हम उस चीज के लिए लिखते हैं जिसमें वो सभी संरचनाएं मौजूद होती हैं जो हमको अध्ययन करने के लिए जरूरत है। तो चने की जड़ में ये सभी रचनाएं मौजूद हैं, और ऐसे एक बीजपत्री मूल का अध्ययन करना हो तो सबसे बेस्ट मक्के की है, ठीक है।
अब ऐसा तो घास की यदि हम जड़ को देखेंगे तो वो भी एक बीजपत्री है, चावल, गेहूं, जौ, ये सब एक बीजपत्री पौधे हैं, इनमें भी ठीक ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, लेकिन मक्का के पौधों में बहुत स्पष्ट हमको नजर आएगी। अब आइए द्विबीजपत्री तना, इसमें थोड़ा सा अलग हटके 2-3 बातें आपको और मिलेंगी। तो द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री तने के लिए जैसे हम यहाँ पर उदाहरण जो लेके चलेंगे वो सूरजमुखी सनफ्लावर का लेंगे, उसके तने की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में इसमें भी लेयर्स कुछ मिलती जुलती यही होंगी और कुछ अलग हटके भी 2-3 बिंदु और हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कौन कौन सी लेयर्स हैं, लिखते जाइए। अधिचर्म कहें तो यहाँ पर एपिडर्मिस, अधश्चर्म हाइपोडर्मिस, सामान्य कॉर्टेक्स, सामान्य वलकुट जनरल कॉर्टेक्स, अंतःश्चर्म एंडोडर्मिस, परिरंभ पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और एक नया शब्द और आ गया एधा, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, संवहन पूल, मज्जा और एक और शब्द आ गया मज्जा किरणें। देखिए हमने मज्जा किरणें जड़ों में नहीं पढ़ी थी, नहीं डिस्कस किया था, लेकिन आप ये ना माने होती है जड़ों में भी मज्जा किरणें, लेकिन द्विबीजपत्री जड़ में वो कब दिखाई देती हैं, जब द्वितीयक वृद्धि होती है तब वो नजर आती हैं। तो इस तरीके से ये 8 रचनाएं हम यहाँ एक द्विबीजपत्री तने में एक के बाद एक यहाँ देखेंगे। ये देखिए, ये सूरजमुखी के पौधे के तने की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री तना। आपको यदि द्विबीजपत्री तने की संरचना बनानी है, बेशक मैं यहाँ बना दूंगा, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा यहाँ स्लाइड पर जाइए। ये चित्र देखिए आप, शायद ये चित्र आपके समझ में नहीं आ रहा है। असल में ये पूरा की पूरा एक राउंड यानी कि टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है सूरजमुखी के तने का। इसमें जो ये आपको ये नजर आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट पैचेज नजर आ रहे हैं। सूरजमुखी का तना लहरदार होता है और खास बात उसमें संवहन पूल एक वलय के रूप में, रिंग के रूप में होते हैं। ठीक है, बात सूरजमुखी के तने की नहीं है, जितने भी द्विबीजपत्री तने होते हैं सभी में संवहन पूल वलय के रूप में होते हैं। आप कहेंगे सर जड़ में भी तो ऐसा ही था, लेकिन मैं ये बिंदु यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम एक बीजपत्री तना पढ़ेंगे तो वहां संवहन पूल हमको वलय में नजर नहीं आएंगे, बिखरे हुए मिलेंगे। तो अंतर भी तो देखना होगा। तो पहला अंतर संवहन पूल का जो वलय के रूप में है, लेकिन वो अभी बात की बात है। बाहर से भीतर के क्रम में हमको ये सब चीज नजर आ रही है। ये पहली लाइन एपिडर्मिस की, दूसरी लाइन हाइपोडर्मिस की, फिर ये कॉर्टेक्स, और उसके बाद ये लहरदार जो रचना दिख रही है आपको, दिख रही है क्या, ये एक तरीके से पेरिसाइकल, उसके ठीक पीछे एंडोडर्मिस, और ये पूरा एक जो बंच दिख रहा है आपको ट्रायंगल शेप में, ये है संवहन पूल का, जिसमें जाइलम है, एधा है और फ्लोएम है। एधा का मतलब कैम्बियम, और बीच का जो भाग दिख रहा है आपको ये सारा क्या है, मज्जा। ठीक है,
ये तो एक पूरा कंसोलिडेट एक्साइफॉर्म है और इसमें हमने एक हिस्से को यहाँ पर चित्रित किया है। आप थोड़ा सा यहाँ बना लें, आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में भी। ये मैं बिल्कुल एक पार्ट लेके चल रहा हूँ। ये हम एपिडर्मिस का हिस्सा बना रहे हैं। इसके किसी एक भाग से हमने एक प्रवर्ध सा उभार निकाल दिया। क्या नाम देंगे इसे? नो, मूल रोम नहीं, स्तंभ रोम या ट्राइकोम भी कह सकते हैं। कल बताया तो था। क्या है अंतर मूल रोम में और स्तंभ रोम में? ये बहुकोशिकीय, वो एक कोशिकीय। यहाँ बना दीजिए, आप चाहें तो एक और बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन कंडीशन ये है कि बहुकोशिकीय होना चाहिए। एक लेयर और इसके ऊपर आपको बनानी होगी और ये लेयर इसकी रक्षा करेगी। हम इसे कहेंगे क्यूटिकल, उपत्वचा। देखिए बहुत सारे छात्र इन तीन नामों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक नाम है अधिचर्म, ठीक है, एक शब्द है उपत्वचा और एक है अधश्चर्म। इन तीन नामों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इन्हीं तीनों नामों के मैं अंग्रेजी के शब्द बोल दूं तो बहुत इजीली याद हो जाते हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और क्यूटिकल, वो ज़्यादा सरल लगते हैं। तो देखिए हम अधिचर्म किसको कह रहे हैं? तने की सबसे बाहरी परत को, ठीक है, जो एक परत मोटी है, एक ही परत के रूप में होती है ये एपिडर्मिस। अंतरकोशिकीय स्थल भी नहीं होते, मृदुतकी कोशिकाओं की बनी होती है और ये भित्तियां एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। और एक खास बात, प्राय इनमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। तो ये तो हो गई अधिचर्म एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस की कोशिकाएं बाहर, एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर एक मोटा क्यूटीन का बना हुआ आवरण मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्या? उपत्वचा। और दूसरा नाम क्या? तो अब क्यूटिकल क्लियर हो गया। ये क्यूटिकल याद रख लीजिए, द्विबीजपत्री तने में भी है और एक बीजपत्री तने में भी है। लेकिन बिंदु नोट कर लेना, जलोद्भिद पौधे जो होते हैं, जलोद्भिद पौधे चाहे वो द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री हो, जो जल में रहते हैं, उनकी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल एब्सेंट होती है उनमें क्यूटिकल एब्सेंट होती है, बल्कि उनकी एपिडर्मिस के ऊपर तो एक मोम जैसा पदार्थ, म्यूसिलेज आवरण मिलता है, जो पौधे की सतह को या पौधे को गलने से, भाई पानी में यदि पौधा पूरे 24 घंटे रहेगा तो गल नहीं जाएगा, सड़ जाएगा। अतः वो एपिडर्मिस के ऊपर म्यूसिलेज का, श्लेष्मा का आवरण मिलता है, जो पौधे को गलने और सड़ने से बचाता है। बल्कि क्यूटिकल वहां एब्सेंट है, म्यूसिलेज का आवरण है। क्यूटिकल के कार्य बताइए, कल बताया था। क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देती है, ठीक है, और पौधे को सुरक्षा तो देगी। क्यूटिकल जितना मोटा आवरण होगा, तने की भीतरी सतह पर यदि कोई जीवाणु, कवक या कीड़े मकोड़े अंदर भी आना चाहते हैं तो क्यूटिकल उनके प्रवेश को रोक देती है, ठीक है। तो सुरक्षा भी कर रही है और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम भी करती है। एक ही परत मोटी है, आपको शायद इस चित्र में नजर नहीं आ रही है, लेकिन देखिए गौर से, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक काली सी परत दिख रही है, मोटी सी, ठीक है। मैंने उसे अलग से बना दिया यहाँ, बाकी वो उसी के साथ ही है, ठीक है, एक पर। और ये बहुकोशिकीय, जिन्हें हम स्तंभ रोम कहें या ट्राइकोम कहें, बात एक ही है। आगे बढ़ें, देखिए इसके नीचे फिर ये पूरा हिस्सा दिख रहा है क्या? ये एक्चुअल में यहाँ इतना स्पष्ट नहीं है, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे आप चाहे बेशक बना लें, ये ओवल शेप या अंडाकार आकृति की कोशिकाएं, मैंने एक परत बनाई, फिर इसके नीचे एक और बना दी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 परतों की बनी हुई ये रचना। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो कोशिकाएं हैं, जो हाइपोडर्मिस बना रही हैं, इनके बीच में ये जो खाली स्थान है, हम इस खाली स्थान को कहना चाहिए कोशिका भित्ति पर स्थूलन के कारण इसे भरा हुआ बनाएंगे,
तभी ये हाइपोडर्मिस एक विशेष प्रकार के